में हमने देखा कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, वही प्रक्रिया मनुष्यों में भी होती है। यहाँ भी नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं और अपने ही जैसे जीव को जन्म देते हैं निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा। अच्छा बच्चों, ये याद करो कि जब तुमने क्लास 1 में एडमिशन लिया था, तब से लेकर आज क्लास 10 में जब तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम्हारी शारीरिक संरचना समान है? क्या उस समय तुम्हारे उतने ही दांत थे जितने अभी हैं, या फिर बीच में कुछ दांत टूटे भी? क्या तुम्हारे आवाज में परिवर्तन हुआ है? क्या तुम्हारे शारीरिक बनावट में कोई परिवर्तन हुआ है? बिल्कुल हुआ होगा ना। कुछ लड़कियों और लड़कों को पिंपल्स तक आने शुरू हो गए होंगे। तो आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि जब हमारे शरीर का यानी हम जब अस्तित्व में आते हैं, उस समय सिर्फ नर युग्मक जो एक कोशिकीय होते हैं, मादा युग्मक जो एक कोशिकीय होते हैं, आपस में मिलते हैं और युग्मनज यानी एक कोशिका का निर्माण करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि एक कोशिका से हमारे जिंदगी की शुरुआत हुई और हमारी जिंदगी विकसित होते 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 यानी हमारी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आते गए और आज हम बिल्कुल परिपक्व होकर खड़े हैं। यह जो बदलाव आता है, यह जो शारीरिक परिवर्तन आता है, यह हमारे शरीर में हार्मोन्स के कारण आता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, उस समय उसकी शारीरिक संरचना लगभग 3-3.5 kg के बीच में होता है। धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती है जो प्रोटीन निर्माण के कारण होती है, और वृद्धि होते होते जब वह 10 से 12 साल की अवस्था में पहुंचता है, उसके बाद उसमें जो शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं, वह शारीरिक परिवर्तन बचपन के शारीरिक परिवर्तन से भिन्न होता है। यह शारीरिक परिवर्तन 2 भागों में बटा होता है। कुछ शारीरिक परिवर्तन जो लड़कियों और लड़कों में समान रूप से होते हैं, जबकि कुछ शारीरिक परिवर्तन दोनों में अलग अलग होते हैं। यह जो शारीरिक परिवर्तन है, जैसे आवाज में भारीपन होना, कुल्हों का चौड़ा होना, पेल्विक ग्रिडल का चौड़ा होना, ये सब लड़कों लड़कियों में समान होता है। लड़कों में कुछ अंतर, जैसे दाढ़ी मूंछ आने शुरू हो जाते हैं, वहीं लड़कियों में स्तन का विकास और जननांगों में बाल का निकलना, ये सारे शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं। इन शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ नर और मादा यानी कि लड़के और लड़कियां जनन के लिए भी परिपक्व होने लगते हैं, और वह अवस्था जिसे टीनेजर्स कहा जाता है, जो 13 साल से 19 साल तक कहा जाता था, अब यह उम्र घटाकर 10 से 11 साल कर दी गई है। तो 10 से 11 साल से लेकर जो 19 साल तक की उम्र होती है, जिसे किशोरावस्था या टीनेजर्स भी कहा जाता है, उसमें बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, और उसके बाद ही कोई भी लड़की या लड़का जनन कर पाने में सक्षम हो पाता है। यहाँ जो चेंजेस होते हैं नर और मादा में, यह मुख्य रूप से हार्मोन्स के कारण होते हैं। नर में नर हार्मोन्स और मादा में मादा हार्मोन्स। नर हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जिसके कारण शारीरिक परिवर्तन लड़कों में देखा जाता है, टेस्टोस्टेरोन। और वहीं मादा में एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन नाम का हार्मोन पाया जाता है, जो मादा को
जनन करने के लिए और शारीरिक परिवर्तन के लिए भी सक्षम करता है। यहाँ जो हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जिसको कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो लड़कों में होता है वह टेस्टोस्टेरोन के कारण सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों ही सेक्सुअल कैरेक्टर को यहाँ कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन। किसमें? लड़कों में। वहाँ लड़कों में जो मैंने अभी कहा कि आवाज में परिवर्तन, शारीरिक बनावट में परिवर्तन, साथ ही साथ लड़के भी सक्षम हो पाते हैं जनन के लिए, यानी नर युग्मक का मैच्योर होना। नर युग्मक जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, यहाँ मनुष्यों के केस में नर युग्मक जिसे शुक्राणु या स्पर्म कहा जाता है, और वहीं मादा युग्मक जिसे अंडाणु या एग सेल या ओवा कहा जाता है। तो मादा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, लड़कियों में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उनके निर्माण में, साथ ही साथ प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर के निर्माण में भी सहायक होते हैं। यानी लड़कियों में भी आवाज में परिवर्तन, शारीरिक संरचना में परिवर्तन, और इसके साथ साथ यहाँ लड़कियों में ऋतुस्राव का होना यानी मेंस्ट्रुएशन का होना, यह दर्शाता है कि अब वह लड़की परिपक्व हो चुकी है। वह लड़की जनन, उनकी जो जनन की संरचना है यानी कि मादा जनन संरचना जो है वह मैच्योरिटी की ओर बढ़ रही है। अब असल में इन दोनों की जो संरचना है, नर जनन अंग और मादा जनन अंग, जब हम उन संरचनाओं को देखेंगे उसके बाद ही हमें पूरी तरह से समझ में आएगा कि यह जनन कैसे होता है मनुष्यों में और यह किस प्रकार हमें अपने विकास की ओर ले जाता है। यहाँ हम मनुष्यों में जनन पढ़ने के लिए आगे बढ़ने से पहले हम नर जनन अंग और मादा जनन अंग को एक एक करके देखते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंगों की पहले चर्चा करें। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देख सकते हैं कि यहाँ इस संरचना को वृषण कहा जाता है, यानी टेस्टिस कहा जाता है। वृषण कोष के अंदर रहता है। वृषण कोष जुड़ा होता है शुक्र वाहिनी से। शुक्र वाहिनी जुड़ा होता है शुक्राशय से, यानी शुक्राणु के रहने का स्थान। आशय का मतलब रहने का स्थान, शुक्र यानी शुक्राणु, शुक्राणु के रहने का स्थान। और यही लगा होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर यहाँ जो संरचना होती है वह होती है मूत्राशय, यानी यूरिनरी ब्लैडर। यह संरचना आगे बढ़ते हुए शीशन में और शीशन फिर मूत्रमार्ग में आगे चली जाती है। अब यहाँ अगर हम वृषण की बात करें तो वृषण एक ऐसी संरचना है जो नर यानी पुरुष के शरीर से बाहर होता है। वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और शुक्राणु का निर्माण होता है। अगर यह पूछा जाए कि वृषण के क्या कार्य है तो वृषण के मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं, शुक्राणु का निर्माण पहला और दूसरा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नाम है जो सारे नर जनन अंग और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जितने भी गुण होते हैं नर के शरीर में वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। यहाँ वृषण कोष के अंदर शरीर से बाहर इसलिए रहता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ कि आखिर शरीर के बाहर क्यों होता है। वह इसलिए होता है कि स्पर्म यानी कि शुक्राणु का निर्माण हमारे शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम तापमान पर शुक्राणु का निर्माण होता है। अगर किसी कारण से यह टेस्टिस शरीर से बाहर नहीं रहा तो उसे ऑपरेट करके बाहर निकाला जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर के तापमान पे शुक्राणु का निर्माण कर ही नहीं पाएगा, उसे कम तापमान की आवश्यकता होती है। और वृषण कोष के अंदर का तापमान नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री फ़ारेनहाइट से 3 डिग्री कम होता है और वहां आसानी से शुक्राणु का निर्माण हो पाता है जो नर युग्मक है। तो यह इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसमें कि नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। यह शुक्राणु शुक्रवाहिनी से होते हुए आगे बढ़ता है।
यहाँ नर जनन अंग में शुक्राणु बाहर निकालने की संरचना और मूत्राशय यानी मूत्र को बाहर निकालने की संरचना एक ही होती है। जब यह स्पर्म शरीर से बाहर निकलता है तो यहाँ शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि से कुछ लिक्विड पदार्थ बाहर निकलते हैं और शुक्राशय से शुक्राणु, ये दोनों मिलकर जो कि शुक्राणु को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं यानी पोषण भी प्रोवाइड करते हैं और उसे गतिशील होने में मदद भी करते हैं। दोनों संरचनाएं, जो दोनों पदार्थ है वह मिलकर फिर यह शरीर से बाहर शुक्राणु के साथ निकलता है। अगर शुक्राणु की संरचना की बात की जाए तो कुछ इस तरह से शुक्राणु की संरचना होती है, जिसमें पूंछ होता है, एक सिर वाला भाग होता है, ऊपर इसको एक्रोजोम कहा जाता है, ये नुकीला भाग, और इसी जो मध्य भाग है, मध्य भाग के अंदर ही नर युग्मक पाया जाता है। तो शुक्राणु यहाँ है क्या? एक्चुअली यह नर युग्मक है और यही नर युग्मक फिर मादा युग्मक से मिलता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस संरचना में निर्माण शुक्राणु का यानी कि नर युग्मक का निर्माण कहाँ हो रहा है? वृषण में, और वृषण से फिर यह प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय के तरल पदार्थों के साथ मिलकर शरीर से बाहर निकलता है।